हेलो, मैं डॉक्टर राजेश सिंह। आज जिस टॉपिक पे आज डिस्कशन करूँगा या चर्चा करूँगा आपसे वो दैट इज़ डाइजेशन। पहली बात तो ये है कि हम इसको डिफ़ाइन करना चाहेंगे कि डाइजेशन है क्या। पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में रासायनिक विखंडन होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी लार्जर साइज़ के होते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, इसलिए उनको सरलतम प्रकार में या सरलतम अवयवों में तोड़ना आवश्यक होता है। और डाइजेशन के लिए जो है, जैसा कि आप दूसरी स्लाइड में हमारे देख रहे हैं कि एक हमारा महत्वपूर्ण सिस्टम होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है जीआई ट्रैक्ट और दूसरा होता है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये दोनों मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं जो पाचन की क्रिया को संपादित करते हैं। और इस आहार नाल में या जीआई ट्रैक्ट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे बक्कल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इन समस्त भागों में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषण की प्रक्रिया संपादित होती है। परिणाम स्वरूप जो कुछ भी पच करके हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है, तथा लास्ट में जो कुछ अपाच्य पदार्थ या अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है जो कि फीजेस के रूप में होता है, हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल जाता है, जिसको हम कहते हैं डेफिकेशन कहते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से प्रारंभ होकर के और एनस तक जो है समाप्त होता है। और इसमें ये सारे जो है संरचनाएं आप देख सकते हैं कि बक्कल कैविटी या माउथ है, ओइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और साथ ही साथ इसमें सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर इत्यादि जो है सहायक पाचक ग्रंथियाँ भी हैं। इस जीआई ट्रैक्ट में अगर देखें हम आहार नाल में, तो एक ये होलो ऑर्गन्स होता है और जिसमें ये इसके अलग अलग भाग होते हैं। बक्कल कैविटी है, फायरिंग्स है, ओइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये जो है सीधे तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पार्ट नहीं होता है, बट ये पाचन क्रिया में सहायक होता है। इसमें जीभ, टोंग, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर है। नाउ अब बात हम करते हैं कि पाचन की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है मुख्य रूप से वो बक्कल कैविटी में होती है। बक्कल कैविटी जीआई ट्रैक्ट का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, और इसमें भोजन जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं वह मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों के परिणाम स्वरूप उनको छोटे अणुओं में विघटित किया जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन की प्रक्रिया दांतों के द्वारा, टीथ के द्वारा संपादित करते हैं, जिसको मैस्टिकेशन कहते हैं। और केमिकल प्रोसेस जो होता है इसमें वो हमारे सलाइवा में उपस्थित सलाइवरी एमाइलेज जो क्या करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। तो इस प्रकार से सलाइवा जो है, जो कि हम जानते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें 4 जोड़ी 4 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जो इंफ्राऑर्बिटल ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड होती हैं, सबमैंडिबुलर होती हैं, सबलिंगुअल होती हैं, जो सामूहिक रूप से सलाइवा का निर्माण करते हैं। जहाँ तक बात सलाइवा के पीएच की होती है, तो इसका पीएच 6.3 से 6.8 मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है। और इसमें 99.5% भाग जो है किसका होता है, वो पानी का होता है। और म्यूकस, टाइलिन जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, माल्टेज और लाइसोजाम इत्यादि भी पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से सलाइवा को हमने देखा कि जो स्टार्च हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जो कि पॉलीसैकेराइड होता है, वो माल्टोज में विघटित किया जाता है डाइसैकेराइड के रूप में। और इसके बाद ये माल्टोज माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज में, मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात, सलाइवा दूसरा क्या काम करती है कि भोजन को नम बनाती है, जिससे स्वेलिंग या निगलने में ये सहायता करते हैं। और जैसे
डॉग्स के केसेस में देखें तो यही सलाइवा टेम्परेचर रेगुलेशन का भी कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बक्कल कैविटी भी पाचन की क्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो भी भोजन बक्कल कैविटी में पच जाता है वो ओइसोफेगस, जो कि स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इस ओइसोफेगस जो कि एक फूड पाइप का कार्य करती है, भोजन जो बक्कल कैविटी से पच करके आगे बढ़ता है, स्टमक में जाना होता है, तो इसी पाइप के फूड पाइप के द्वारा आगे बढ़ता है। और इसको बढ़ाने के लिए जो इन की दीवारों में पाई जाने वाली जो मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं, उनके द्वारा एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो किया जाता है और ये भोजन बोलस के रूप में आमाशय में पहुंच जाता है। नाउ अब हम बात जब करते हैं कि स्टमक में पाचन की, तो ये जो आमाशय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का है। और इसमें जैसे ही भोजन बोलस के रूप में प्रवेश करता है, आमाशय की जो जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये जठर रस का स्राव करने लगती है। और आमाशय की जो म्यूकोसा लेवल में हम देखें तो 3.5 इंटू 10⁻⁷ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। इसमें आमाशय में कार्डियक पार्ट होता है, फंडिक पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है। यही तीनों जो है पार्ट मिलकर के संपूर्ण आमाशय की संरचना का निर्माण करते हैं। कार्डियक ग्लैंड्स में जो है इसमें श्लेष्म का श्रावण होता है ज़्यादातर, जो भोजन को लुसलसा बनाता है। और जो फंडस पार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चीफ सेल या जिसको जाइमोजन कोशिकाएं कहते हैं, ये कोशिकाएं जो गैस्ट्रिक जूस के जो एंजाइम्स पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का श्रावण करती हैं। पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल्स जो है ये HCl का निर्माण करती है, जिसके कारण से ही जो आमाशय का जो है माध्यम क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। पाइलोरिक ग्रंथि आमाशय की क्या होती है, यह पेप्सिन और म्यूकस का श्रावण करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये करीब 24 घंटे में 1 से 3 लीटर बनता है और ये हाईली एसिडिक होता है इसमें। अब बात हम इसमें जो पाचन की करते हैं आमाशय में, तो आमाशय में हमने जैसा बताया कि गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो एंजाइम्स जो है पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, जो पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पेप्सिनोजन जो कि सक्रिय रूप नहीं होता है, निष्क्रिय रूप होता है, जैसे ही HCl के प्रभाव में आता है ये सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। और ये सक्रिय पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को क्या है, प्रोटियोजेस और अंततः पेप्टोन्स में परिवर्तित कर जाती हैं। प्रोरेनिन एंजाइम जो निष्क्रिय रूप है इसका, HCl के प्रभाव में ये एक्टिव रेनिन में बदल जाता है और यह दूध की सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन कैसिनोजन को कैसीन और कैल्शियम के सहयोग से कैल्शियम पैराकैसिनेट, जिसको दही कहते हैं, में परिवर्तित करते हैं। इसीलिए रेनिन को क्या कहते हैं, रेनेट एंजाइम या काइमोसिन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ जो एक और महत्वपूर्ण एंजाइम जो पाया जाता है आमाशय में है, ये है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये क्या करता है, लिपिड को बसी अम्लों और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आमाशय जो आहार नाल की महत्वपूर्ण संरचना होती है, ये इसमें क्या करते हैं कि इसका जो पाचन करते हैं भोजन का। नाउ अब बात आती है कि जो है डाइजेशन कहाँ पर, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये संरचना आप देख सकते हैं इसमें। वैसे यद्यपि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई जो है इसमें गैस जो ग्लैंड नहीं होती है, इसमें जो पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर के जो सेक्रेशंस होते हैं वो आकर के मिलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट होता है वो है डिओडिनम कहलाता है। इस डिओडिनम में जो है भोजन जब पहुंचता है तो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स जो कि क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, इसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज,
अमीनोपेप्टाइडेज, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इत्यादि जो पाए जाते हैं वो इनका पाचन करते हैं। इसके बाद जब पाचन की प्रक्रिया इसमें पूर्ण हो जाती है तो आगे का पाचन जो है इसमें होता है और ये भोजन जो कि पच जाता है वो आगे पुनः बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो रिमेनिंग ड्यूओडेनम के अतिरिक्त रिमेनिंग पार्ट में जो है ब्रूनस ग्लैंड होती है और क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन होती हैं जो क्या करते हैं एक आंतरिक रस का स्राव करते हैं जिसको सक्कस इंटेरिकस के भी नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं कि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं ये एंट्रोकाइनेज, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो ये क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों को उनके सरलतम अवयवों या अणुओं में अपघटित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया अधिकांशतः किसमें पूर्ण हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप देख सकते हैं अगला जो चरण होता है कि जो भोजन पच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पच जाता है इनके अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की दीवारों में फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं जो माइक्रोविलाई करते हैं। ये अवशोषण के तल को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। नौ अब हम जब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हमने बताया कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका अधिकांश मात्रा स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषित हो जाता है। ये मान के चलते हम भोजन की कुल मात्रा का 90% भाग इंटेस्टाइन की सतह के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसमें जो माइक्रोविलाई के कारण से ये टोटल अवशोषण का दर 600 गुना 600 टाइम्स ये बढ़ जाता है। इसके बाद जो है अब बात आती है कि किसके किसके अवशोषण। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर या जिसको हम कहें कि इनके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शंस जो होते हैं अलग अलग शुगर्स की वो है सबसे ज़्यादा गैलेक्टोज का, इसके बाद ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, मैनोज का, जाइलोज का, एराविनोज का होता है। जो पेंटोज शर्करा होती है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज वो बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो आसानी से जो है डिफ्यूज हो जाते हैं। एक अन्य मत है जिसके अनुसार कि कहते हैं कि जो शुगर का अवशोषण होता है तो वह फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलकर के होता है जो हेक्सोस फॉस्फेट के निर्माण करते हैं और इस प्रकार से ये रुधिर में प्रवेश करते हैं। बात प्रोटीन के अवशोषण की तो जो पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन जो अमीनो अम्लों में जो विघटित होता है वो इंटेस्टाइनल कैपिलरी के द्वारा अवशोषित हो जाता है और जो कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं जो कि बहुत ही छोटी होती हैं जैसे डाइपेप्टाइड्स हैं ये भी सूक्ष्म मात्रा में इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। संपूर्ण प्रोटीन भी पाइनोसाइटोसिस की विधि द्वारा अवशोषित की जाती है। यह क्रिया बहुत कम होती है। बात एब्जॉर्प्शन किसके फैट की करते हैं फैट का एब्जॉर्प्शन तो यह लसिका वाहिनियों के द्वारा किया जाता है। और विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है का अवशोषण मुख्यतः ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा होता है और ये अधिकांश मात्रा में जो है इलियम भाग में अवशोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया इनके पूरी होती है और जो भोजन पचता नहीं है या अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वह मल के रूप में हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल जाता है जिसको डेफिकेशन कहते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो अपाच्य भाग होता है जिसको फीजेस कहते हैं उसमें 75% वाटर और 25% सॉलिड मैटर्स होता है। इसमें इनका रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के कारण से होता है, बिलिरुबिन इत्यादि की कारण से। जो इनकी दुर्गंध होती है वो स्केटॉल, हाइड्रोजन सल्फाइड, मरकेप्टॉन की बैक्टीरियल एक्शन के कारण से ये होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि मल शरीर के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और शरीर के लिए ये जो है और जो छोटे छोटे अणु जो बनते हैं वो हमारे शरीर के काम आ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो है डाइजेशन।